बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दिस इज़ शाइस्ता अहमद ख़ान फ्रॉम एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ हूँ SPSC ज़ूलॉजी के पास्ट पेपर 2009 एंड 2011 के डिस्कस करने के लिए। डियर PPSC KPSC एंड SPSC एस्पायरेंट्स, लेक्चर को गौर से सुनें क्योंकि आपकी सक्सेस के लिए आपका कंसिस्टेंट होना, डेडिकेटेड होना और फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम विदाउट द वेस्टेज ऑफ टाइम इसी से हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मूविंग टुवर्ड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन and the question is one of the following explain the origin of life on chemical basis। और अगर हम बात करते हैं केमिकल बेसिस की, ओरिजिन ऑफ लाइफ की, एवोल्यूशन की, तो बड़ा वास्ट कंसेप्ट है, बहुत वास्ट काम है, बहुत सारे साइंटिस्ट का इसके ऊपर। लेकिन क्योंकि हमसे ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन केमिकल बेसिस पूछा गया है तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा स्टेनली मिलर। नेक्स्ट MCQs हमारा जो है, बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन इन 24 नवंबर 1859 में लीनियन सोसाइटी लंदन में चार्ल्स डार्विन ने ये बुक अपनी फर्स्ट एडिशन पब्लिश करवाया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो हमारे पास इसका बी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQs हमारा है, इफ़ अमीबा इज़ प्लेस्ड इन हायर कंसनट्रेशन देन कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज़। हायर कंसनट्रेशन से मुराद हाइपरटोनिक सोल्यूशन है जिसके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। और अगर हम अमीबा को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि अगर तो नॉर्मल कंडीशन से निकाल के जिसमें वैक्यूल के अंदर वाटर था, अब इससे आपने हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर उसको प्लेस कर दिया या हायर कंसनट्रेशन वाले एरिया में उसे दे दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, मोर वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल। तो जब ये वाटर जो होगा आउटसाइड द सेल चला जाएगा तो रिजल्टेंट जो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा वो श्रिंक हो जाएगा। और हमारे पास बीटा ऑप्शन के अंदर है कि वो श्रिंक हो जाएगा, जस्ट लाइक बैलून के अंदर से आप वाटर को बाहर निकाल दें तो बैलून भी श्रिंक हो जाएगा। नेक्स्ट MCQs हमारा जो है, स्पॉन्जिस हैव नो रिस्पायरेटरी ऑर्गन बिकॉज। स्पॉन्जिस के अंदर कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होता, क्यों? अगर हम इसकी रीजंस की बात करें, स्पॉन्जिस फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करती हैं, इनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। देयरफॉर देयर इज़ नो डेफिनेट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम फाउंड इन स्पॉन्जिस। बॉडी जो इनकी होती है ना वो पोरस होती है। अगर हम इस पिक्चर के अंदर भी देखें तो इनकी बॉडी देखी जा सकती है कि ये हाईली पोरस होती है जिनसे वाटर मूव करता है। और जब वाटर इनके अंदर से मूव करता है तो ये जो एम्प्टी स्पेसीज़ हैं इनके अंदर से जब वाटर मूव करेगा ना तो ऑक्सीजन इनके अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी और ये सांस ले सकेंगे। तो यहाँ से वाटर की मूवमेंट से ये ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, तो किसी भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये पोरस बॉडी जो है इनके लिए बेनिफिट है। तो नेक्स्ट हमारा जो MCQs है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोनोसिस्टिस मोनोजेनेटिक। अगर मोनोसिस्टिस की बात करें तो ये अपना सारा लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। क्योंकि ये सारा अपना लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट कर रहा है तो हम कहेंगे मोनोजेनेटिक। तो हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा, मोनोजेनेटिक। अगर ये दो के अंदर करता है तो आंसर शुड बी डाइजेनेटिक। तो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे एक होस्ट के अंदर ये करता है मोनोसिस्टिस, तो हमारे पास आंसर जो है वो मोनोजेनेटिक है। हमारा नेक्स्ट MCQs जो है, ट्राइकोसिस्ट आर फॉर्म्ड इन। ट्राइकोसिस्ट, अगर ट्राइकोसिस्ट की बात करते हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो पाया जाता है पैरामीशियम के अंदर। हमारे पास बीटा ऑप्शन है ट्राइकोसिस्ट का। अगर ट्राइकोसिस्ट छोटे रॉड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो सीलिया की सरफेस पे पाए जाते हैं। अगर सीलिया की सरफेस के करीब पाए जाते हैं, अगर हम लेबलिंग भी देखें तो सीलिया के साथ ही लिखा हुआ है ट्राइकोसिस्ट। अब यहाँ से ये जो ट्राइकोसिस्ट हैं इनसे आगे सीलिया बन रहे होते हैं, तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे जो सीलरी बॉडी रखते होंगे। तो पैरामीशियम, ये गिवन ऑप्शंस के अंदर ना पैरामीशियम एक ऐसा MCQs है जो हमारे लिए सूटेबल है, हम टिक कर सकते हैं कि इसकी बॉडी के ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं। तो ट्राइकोसिस्ट जो छोटे रॉड लाइक स्ट्रक्चर हैं ये सीलिया की सरफेस के करीब पाए जा रहे हैं, तो ट्राइकोसिस्ट भी पैरामीशियम के अंदर पाए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट MCQs जो है, नेक्स्ट MCQs है, डमडम फीवर काज बाय
लेशमानिया। लेशमानिया जो है वो एक पैरासाइट है जो काज करता है डमडम फीवर को। लेशमानिया जो फर्स्ट आइसोलेट किया गया था इंडिया में, विलियम लेशमैन साइंटिस्ट का नाम था, उस लेशमैन के नाम पे ही इसको लेशमानिया पैरासाइट का नाम दिया गया था। डमडम फीवर जो है ये किस बिहाफ पे इसको नाम दिया गया? डमडम फीवर जो है ये एक सोल्जर जो था उसकी स्प्लीन के अंदर उन्होंने इस पैरासाइट को देखा था, वहाँ से आइसोलेट किया था। जिस लोकेशन के ऊपर इसको आइसोलेट किया गया था वो इंडिया की एक सिटी है डमडम कोलकाता। तो उस लोकेशन के बिहाफ पे इस डिज़ीज़ को नाम दे दिया गया डमडम फीवर। और लेशमानिया साइंटिस्ट जो विलियम लेशमैन था उसके नाम पे इसको लेशमानिया पैरासाइट का नाम दे दिया गया, जो डमडम फीवर या ब्लैक फीवर भी इसको कहते हैं, वो काज करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारा है बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड इन, वेरी इजी। बाइल जो है कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? गाल ब्लैडर, बाइल डक्ट, लीवर या स्प्लीन के अंदर। तो नन अदर देन लीवर, तो लीवर हमारा आंसर है यहाँ पे। लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, गाल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर होता है और बाइल डक्ट से ये रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द मेन नर्वस सिस्टम ऑफ स्टारफिश इज़ द एक्टोन्यूरल सिस्टम। एक्टोन्यूरल सिस्टम की अगर बात करें तो ये सुपरफिशियल सिस्टम भी कहलाता है, एज इट इज़ जस्ट प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मस। ये सेंसरी इन फंक्शन होता है और इसमें ना माउथ के गिर्द नर्व रिंग पाई जाती हैं जस्ट लाइक दिस। तो ये जो नर्व रिंग होंगी ये जहाँ पे पाई जाएंगी वो एक्टोन्यूरल सिस्टम होता है। और यहाँ मेन नर्वस सिस्टम क्योंकि स्टारफिश की बात की जाए है तो हमारे पास जो है एक्टोन्यूरल, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा। अल्फा ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा, मैट्रिक्स ऑफ बोन इज़ कंपोज्ड ऑफ ओसेन, कॉन्ड्रियोन, ऑस्टीन या ऑक्सीन। तो ओसेन जो होती है ना ये प्रोटीन है जो मैट्रिक्स के अंदर पाई जाती है, बोन के मैट्रिक्स के अंदर। डेल्टा ऑप्शन हमारे पास ओसेन का है और यही हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है, ग्लीजन्स कैप्सूल्स आर फाउंड इन लीवर ऑफ फ्रॉग, किडनी, लीवर ऑफ मैमल्स, किडनी ऑफ टमल्स। अभी यहाँ पे जो है व्हाट इज़ ग्लीसन्स? ग्लीसन्स पेंसिल्वानिया की एक फैमिली है, वहाँ से इसी फैमिली से किसी शख्स ने इसको फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था, ऑब्ज़र्व किया था। अब ये जो है जो एक्चुअली एक लेयर है, ये जो कैप्सूल है इस किसको कह रहे हैं? ये एक्चुअली एक लेयर है, किस चीज़ की लेयर है? ये कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है जो लीवर को और हिपैटिक आर्टरी को सराउंड करती है। इस वजह से इसका नाम जो है हमने ग्लीजन्स कैप्सूल रख दिया। और ये क्योंकि लीवर के ऊपर मौजूद है तो हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है लीवर ऑफ मैमल्स, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, टेंडन्स कनेक्ट टू बोन्स, टू मसल्स, मसल्स विद बोन या नर्व विद मसल्स। तो टू बोन्स को जोड़ने वाले लिगामेंट्स होते हैं, BBL, बोन्स टू बोन्स जोड़ने के लिए लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स टू बोन जोड़ने के लिए टेंडन्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज़ अ बोन एंड दिस इज़ अ मसल एंड हेयर देयर इज़ लाइज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहाँ पे मसल जो है वो बोन के साथ अटैच होता है और हम कहते हैं कि ये टेंडन है, इसको टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। रेडियल सिमेट्री इज़ फाउंड इन, रेडियल सिमेट्री फाइलम नाइडेरिया के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले रेडियल सिमेट्री होती क्या? रेडियल सिमेट्री वो होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से अगर कट किया जाए तो वो 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाए। अगर ये हाइड्रा है तो हाइड्रा को देखें किसी भी प्लेन से डिवाइड किया गया लेकिन वो 2 इक्वल हाफ्स के अंदर ही डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे जो हाइड्रा है कोलेंट्रेट से बिलोंग करता है, फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करता है, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है, गेस्टेशन पीरियड ऑफ शीप इज़ 32 डेज़, अबाउट 4 to 5 वीक्स, 147 डेज़, 280 डेज़ या 600 डेज़। ये तकरीबन ऑलमोस्ट कहते हैं कि 144 से 151 डेज़ तक का होता है गेस्टेशन पीरियड। तो अगर हम इस दोनों फिगर्स के दरमियान में देखें 144 से 151, तो इसके दरमियान में 147 डेज़ आता है, अबाउट 21 वीक्स। तो हमारे पास जो बीटा ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़, म्यूल इज़ ऑफस्प्रिंग ऑफ मेल एंड फीमेल डोंकी, काउ एंड ऑक्स, मेल एंड फीमेल हॉर्स, हॉर्स एंड डोंकी। तो म्यूल जो होता है ना ये हॉर्स एंड डोंकी की क्रॉस से आता है, फीमेल हॉर्स होती है और मेल डोंकी होता है। इन डंकी का अगर क्रॉस करवाएं फीमेल हॉर्स से तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो म्यूल होगा, जो कि जनरली स्टीराइल होते हैं। नेक्स्ट इनकी ऑफस्प्रिंग नहीं होते।
नेक्स्ट अगर 19 द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ नाउन एज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल। इनको मास्टर एंडोक्राइन कहा इसलिए जाता है क्योंकि ये अदर ग्लैंड्स की सेक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये अदर ग्लैंड्स की सेक्रीशन को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। अपनी सेक्रीशन तो खुद ही इनके कंट्रोल में होते हैं, दूसरे ग्लैंड्स के ऊपर भी इनका कंट्रोल होता है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट MCQs हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन स्पाइनल रिफ्लेक्स। अगर हम स्पाइनल रिफ्लेक्स की बात करते हैं यहाँ पे तो जो स्पाइनल रिफ्लेक्स होते हैं इनवॉलंटरी होते हैं, रैपिड होते हैं और ऑटोमेटिक होते हैं। ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं टू सर्टन स्टिमुलाई मीडिएटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से मीडिएट हुए हुए स्टिमुलस होते हैं। इसमें ब्रेन से कोई इनपुट नहीं चाहिए होती। जैसे कोई इनवॉलंटरी है, मतलब गर्म चीज़ से अगर किसी का हाथ छू जाता है तो वो फ़ौरन ही क्या करते हैं, फ़ौरन वापस हो जाता है। ये इनवॉलंटरी एक्शन है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, जबकि ब्रेन से कोई इनपुट यहाँ पे नहीं आती। तो सेरिब्रल, क्रेनियल या वॉलंटरी एक्शन ये सारे ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। स्पाइनल रिफ्लेक्स ऐसा होता है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। हमारा नेक्स्ट MCQ जो है ब्लड ट्रांसमिशन इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम ओ से AB को ब्लड ग्रुप, ये ऐसा पॉसिबल है ट्रांसमिशन इनकी जो है वो O ब्लड ग्रुप जो है वो AB वाले को लग सकता है, O जो है B को दे सकता है, O A को दे सकता है। हमारे पास फ्लो चार्ट है, ये जो चार्ट बना हुआ है इस चार्ट के अंदर ये भी है। अगर AB वाला ब्लड ग्रुप दे सकता है, ये AB ब्लड अगर दिया जा सकता है तो दिया भी जा सकता है। AB पॉजिटिव जो है वो AB पॉजिटिव को दिया जा सकता है, AB नेगेटिव जो है वो AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव दोनों को दिया जा सकता है। लेकिन इन दोनों केस के अंदर कहीं भी ये नहीं है कि AB पॉजिटिव या AB नेगेटिव O को दिया जा सकता है। तो हमारे पास ये जो है ट्रांसमिशन ये पॉसिबल नहीं होगी। तो AB से O को ब्लड ग्रुप नहीं दिया जा सकता। तो ये जो ब्लड ग्रुप है AB, ये AB वाला ब्लड क्योंकि यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है तो AB वाला जो है O को नहीं लग सकता ब्लड। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो होगा वो अल्फा होगा। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इज़ फाउंड इन फ़िश, क्रोकोडाइल, पेंगुइन, व्हेल। तो फ़िश जो है फ़िश के अंदर जो होता है ना वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है। अगर जेलीफिश की बात करें तो उसके अंदर वाटर जो होता है वो उसकी बॉडी के अंदर जाता रहता है और फिर अचानक से मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और प्रेशर लगाते हैं नीचे, जिससे जेलीफिश मूव करती है और अपनी शेप को भी मेंटेन रखती है। तो ये हाइड्रोस्टेटिक जो स्केलेटन है वो फ़िश के अंदर पाया जाता है। Archaeopteryx is a link between reptiles and mammals, algae and fungi, amphibians and reptiles and birds। तो यहाँ पे अगर हम इस आर्चियोपेटेरिक्स की पिक्चर को देखें तो दरमियान से अगर इसकी बॉडी देखें तो ये रिप्टाइल लाइक है, लेकिन ये क्योंकि आर्चियो है, आर्चियो का मतलब एंशियंट होता है, पेटेरिक्स होता है विंग। तो यहाँ पे अगर इस आर्चियोपेटेरिक्स को देखें तो बॉडी इसकी जो है वो रिप्टाइल लाइक है, लेकिन जो इसके विंग्स हैं ये तो बर्ड्स के होते हैं। तो ये जो है आर्चियोपेटेरिक्स ये कनेक्टिंग लिंक बन गया बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। नेक्स्ट MCQs जो हमारा है बेबी बॉर्न विद टेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो बेबी है वो टेल के साथ बॉर्न होते हैं जस्ट लाइक दिस। ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक करैक्टर जो होता है ना वो रीअपेयर हो जाता है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा करैक्टर जो आपकी इमीडिएट ऑफस्प्रिंग के अंदर भी मौजूद नहीं होता, कहीं इंसेस्टर्स के अंदर था काफ़ी टाइम पहले, तो ये रीअपेयर होता है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इमीडिएट ऑफस्प्रिंग के अंदर नहीं होता और अचानक से रीअपेयर हो जाता है। अटैविज़म इस जो है फिनोमेना को हम कहते हैं। नेक्स्ट द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स और डायनासोर। ये जो मीज़ोज़ोइक एरा है इसके अंदर ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ रेप्टाइल्स पाई जाती है। इसमें 3 फर्दर पीरियड होते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रीटेशियस। तो इसके अंदर क्योंकि इनकी डाइवर्सिटी जो होती है रिच होती है और डोमिनेंट होती है मीज़ोज़ोइक एरा के अंदर, तो गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स और डायनासोर भी हम कहेंगे कि मीज़ोज़ोइक एरा के अंदर पाए जाते थे। हमारा नेक्स्ट MCQs जो है विच इज़ नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है और इसलिए ये हमारे अंदर नॉन फंक्शनल है। एयर मसल्स ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे अगर हम बुफेलो की एग्जांपल लें तो वो पूरी बॉडी को मूव किए बिना भी एयर्स को मूव कर सकती हैं, वो डेलिबरेटली मूव कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकते ना। तो वो हमें हैंड्स के साथ एयर मूव करने पड़ते हैं या फिर हम खुद ही नहीं बगैर हाथ लगाए कानों को मूव नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पे आएंगे। एपिग्लॉटिस जो है ये एपिग्लॉटिस ऐसा है ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्टिजियल नहीं है, ये फंक्शनल है।
तो ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा इज़ ब्लेनोग्लोसिस। ब्लेनोग्लोसिस एक्चुअली ना नॉन कॉर्डेट था, लेकिन इसके अंदर ना कॉर्डेट्स लाइक कोई खसूसियत आ गई थी। इसमें से कौन सी इसके अंदर ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से हम इसे कह सकते हैं कि ये कॉर्डेट्स है। ब्लेनोग्लोसिस जो कॉर्डेट की तरह फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जा रही थी इसके अंदर। जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं ना वो कॉर्डेट्स के अंदर होती हैं। तो हमने कह दिया कि ये जो ब्लेनोग्लोसिस है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। 30 MCQs A theory of acquired characters was proposed by जीन बैप्टिस्ट लमार्क। लमार्क ने ये कहा था कि अगर आप किसी जगह जाते हैं और वहाँ पे अपने आप को आप अडेप्ट करवाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आएंगी जिससे आप वहाँ पे अडेप्ट हो जाएंगे, आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो लमार्क ने फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल जिराफी की दी हुई है कि इसकी नेक छोटी होती है। तब अगर नीचे से वेजिटेशन ख़त्म हो गई थी, पत्ते ख़त्म हो गई थी, तो फिर जिराफी को क्या करना पड़ता था, अपनी नेक स्ट्रेच करनी पड़ती थी ऊपर वाले पत्तों तक पहुँचने के लिए। तो वो वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि सारे जिराफीज़ की नेक जो थी वो लंबी हो गई। ये थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर था कि आपने करैक्टर कहीं से गेन कर लिया किसी भी जगह से, खुद को वहाँ पे अडेप्ट करवाने के लिए, वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। लमार्क साइंटिस्ट था जिसने इसको प्रपोज किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेल फ्रॉग कैन क्रोक लाउडर देन फीमेल बिकॉज हैविंग टू वोकल सैक्स लार्जर इन साइज आर स्ट्रॉन्गर लार्जर साउंड बॉक्स। अगर यहाँ पे वोकल सैक की बात करें तो वोकल सैक 2 होती हैं मेल के अंदर, जबकि फीमेल के अंदर एक होती है। एक ये वोकल सैक और एक ये वोकल सैक है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ जो होती है वो लाउडर होती है। ये वोकल सैक एक मेल फ्रॉग के लिए रेजोनेटर के तौर पे भी काम करते हैं, जिससे ये क्या होता है, इसकी आवाज़ जो होती है लाउडर होती है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय वेल्थर फ्लेमिंग। वेल्थर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था कब, 1882 के अंदर। 1882 के अंदर वेल्थर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है विच ऑफ द फिशेज इज़ वाइडली यूज्ड एज अ नेचुरल एनिमी ऑफ मॉस्किटोज इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मलेरिया। तो यहाँ पे गम्बूजिया जो फ़िश है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पे यूज़ होती है। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे क्योंकि फ़िश लिविंग है, मॉस्किटो लिविंग है, तो फ़िश जो है वो एज अ नेचुरल प्रीडेटर यूज़ हो रही है उस मॉस्किटो का जो मलेरिया काज करता है। तो वहाँ पे उसकी पॉपुलेशन को, उसके नंबर ऑफ़ मॉस्किटोज़ को डिक्रीज़ करने के लिए नेचुरल तौर पे जो बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज़ हो रहा है वो गम्बूजिया फ़िश है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारा जो है फिशेज़ डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ द वाटर बिकॉज फिश गेट मच ऑक्सीजन। तो ज़रूरत तो ऑक्सीजन की होती है, ये तो बुरी चीज़ नहीं है अगर उससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिले तो। बॉडी टेम्परेचर राइजेस हाई, ऐसा भी नहीं है। अनएबल टू ड्रिंक वाटर, तो अगर फ़िश पानी के अंदर भी रहती है तो वो हर टाइम पानी नहीं पीती। नन ऑफ़ दीज़, तो हमारे पास फिर राइट ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ़ दीज़ होगा। क्या रीज़न हो सकती है कि फ़िश मर जाती है जब उसे पानी से बाहर निकालते हैं? तो रीज़न ये है कि फ़िशेज़ गिल्स की मदद से रिस्पायर करती हैं। गिल्स के अंदर रिच सप्लाई होती है ब्लड की, इसलिए ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब इनके गिल से वाटर मूव करता है तो जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है ऑक्सीजन उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी से, जिसकी वजह से वो रिस्पायर कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फिशेज़ गेट मच ऑक्सीजन, जितनी मर्जी ऑक्सीजन है बाहर इन्वायरमेंट के अंदर, फिशेज़ कभी भी गैसियस ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर सकती। इस वजह से वो उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा है पाउच्ड मैमल्स। पाउच्ड मैमल मेटाथीरिया क्लास से बिलोंग करते हैं। ये मार्सुपियल होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर पाउच होता है जिसके अंदर ये अपने ऑफस्प्रिंग को रखते हैं। क्लास मेटाथीरिया है इनकी, कैंगरू इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा है सेल रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। कौन से सेल हैं जो रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? ग्लैंड सेल, क्योंकि सेक्रेशन से कंसर्न है तो ऑप्शन नहीं आएगा। नर्व सेल जो है वो मैसेज की कंडक्शन और वो जो टारगेट एरिया तक पहुँचाने का काम करते हैं। मसल सेल्स, नन ऑफ ऑल नहीं आएगा। मसल सेल जो हैं, मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। कार्डियक मसल सेल हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ये जो ब्लड की जो सप्लाई के लिए। स्केलेटल मसल्स हैं, ये भी हमारी मूवमेंट के लिए, ये वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। स्मूथ मसल जो हैं वो हमारे डाइजेस्टिव जो है सिस्टम के अंदर होते हैं, जैसे कि स्टमक के अंदर मिक्सिंग के लिए भी जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं। स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करते हैं तो बाइसेप और ट्राइसेप हमारे होते हैं।
तो बाइसेप अगर कॉन्ट्रैक्ट हो तो ट्राइसेप रिलैक्स हो जाता है। तो ये इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती रहती है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे वो मसल सेल बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन द सेल ऑफ मैन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर 46, या फिर हम कहते हैं कि 23 पेयर्स। 23 पेयर्स भी हो सकता है। 23 पेयर्स हैं या 46 क्रोमोसोम हैं जो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ टुडे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रॉब्लम यहाँ पे जो आजकल चल रहा है, पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन। सबसे पहले अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, जितनी ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हो रही है, ओवर क्राउडिंग हो रही है, उतनी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, लैंड क्लियरेंस हो रही है, और इसके अलावा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है, स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं। मतलब अगर मेजरली बात की जाए तो ओवर पॉपुलेशन बहुत सारी रीज़न्स के पीछे है कि ये माहौल को किस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। और अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है तो ऑब्वियसली हमें इकोनॉमिक रिसोर्स भी ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, डिमांड क्योंकि बढ़ती है, फूड की बढ़ती है, ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, तो इन्वायरमेंट को उतना ज़्यादा प्लूटेंट भी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोल्यूशन भी बढ़ रही है और पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, ये तो फिर मेन काज है सारी प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ टुडे इज़ पोल्यूशन एंड पॉपुलेशन। नेक्स्ट है, टर्माइट्स एंड फ्लैजिलेट्स इन द इंटेस्टाइन फॉर्म एन एसोसिएशन कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, फ़ायदा होता है, तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। कॉमन्सलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना नुकसान ना फ़ायदा। पैरासिटिज्म में एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। और यहाँ पे म्यूचुअलिज्म जो है ये एसोसिएशन है, पहले तीनों एसोसिएशन है। अब यहाँ पे म्यूचुअलिज्म की बात करें तो म्यूचुअलिज्म में टर्माइट्स और फ्लैजिलेट्स की एग्जांपल दी हुई है। टर्माइट्स जो होते हैं ये वुड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो फ्लैजिलेट्स उसकी गट के अंदर रहते हैं, ये वुड को डाइजेस्ट करके टर्माइट्स को देते रहते हैं। तो टर्माइट्स को इससे फ़ायदा होता है। फ्लैजिलेट्स को क्या फ़ायदा होता है, उन्हें एक सेफ़ प्लेस, एक सेफ़ शेल्टर मिल जाता है रहने के लिए, तो वो भी उनके साथ ही रहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज़ है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाट। 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाट, न्यूक्लिक, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड, नन ऑफ ऑल। तो प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ना, वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एक साथ पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और डिफरेंट प्रोटीन्स को स्ट्रक्चराइज करते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होंगे वो अमाइनो एसिड होंगे प्रोटीन के। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारा 42 एमसीक्यूज़। द सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स नेक्स्ट टू ह्यूमन बीइंग इज एलिफेंट, काउ, डॉल्फिन एंड डॉग। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डॉल्फिन का, क्योंकि अगर डॉल्फिन की बात करें, हाई ब्रेन साइज टू बॉडी रेशियो इनके अंदर होती है। इसके अलावा कैपेसिटी टू शो इमोशंस एंड इम्प्रेसिव मिमिक्री। ये जो इम्प्रेसिव मिमिक्री है और इमोशंस को शो करना, इमोशंस के ह्यूमंस सबसे अच्छा शो करते हैं, तो इसलिए वो मोस्ट इंटेलिजेंट हैं। तो सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट इमोशंस के लिहाज से, मिमिक्री के लिहाज से, तो इनकी पावर जो होती है वो डॉल्फिन्स के अंदर होती है। तो ये सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स होंगे हमारे पास, डॉल्फिन होंगे। नेक्स्ट है हमारा, द हार्मोन एपिनेफ्रीन इज सिक्रेटेड बाय द एड्रीनल ग्लैंड्स। तो जो एपिनेफ्रीन हार्मोन है ये एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है, सिक्रीट होता है। नेक्स्ट, मार्सुपियल आर ओनली कन्फाइंड टू। मार्सुपियल जो हैं वो पाउच्ड मैमल हैं, और पाउच्ड मैमल सारे के सारे जो हैं ऑस्ट्रेलियन रीजन के साथ कन्फाइंड हैं, वहाँ पाए जाते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स आर नाउन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। डक्टलेस से क्या मुराद है कि इनको अपनी जो सिक्रीशंस होती हैं वो अपने टारगेट एरिया तक पहुंचाने के लिए ना किसी ख़ास डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये डायरेक्टली क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर अपनी वो जो होंगी सिक्रीशंस को डाल देते हैं। तो वहाँ पे जो हार्मोन सिक्रीट होने वो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए अपने टारगेटेड एरिया तक पहुँच जाएंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड कहलाते हैं। The animal population at the given area is known as flora, fauna, biota. फ्लोरा प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है, बायोटा एक जनरल टर्म है, जैसे बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बात होती है। फाना जो है, फाना स्पेसिफिकली एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर भी एनिमल पॉपुलेशन को स्पेसिफाइड किया गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनेगा वो भी फाना बनेगा। एनिमल्स विच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर। हर्बीवोर सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, कार्निवोर सिर्फ एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जबकि ओमनीवोर जो होते हैं वो दोनों को खा सकते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी।
तो ओमनीवोर्स के अंदर यही एग्जांपल आती है कि वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, एनिमल्स विच केम आउट फॉर फीडिंग एट नाइट आर कॉल्ड नॉकटर्नल। जो नाइट के टाइम बाहर निकलते हैं एनिमल्स, उनको नॉकटर्नल एनिमल्स कहा जाता है। एन से नॉकटर्नल, एन से नाइट। द जू जियोग्राफिकल रीजन इन विच पाकिस्तान सिचुएटेड। जू जियोग्राफिकल रीजन्स की अगर बात की जाए, ओरिएंटल रीजन है, इथोपियन रीजन है, ऑस्ट्रेलियन है, पैलियार्टिक रीजन है, लेकिन पाकिस्तान जो लाए करता है वो ओरिएंटल रीजन के अंदर आता है। तो ये जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन सा कंट्री कहाँ पे पाया जा रहा है, तो पाकिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान ओरिएंटल रीजन के अंदर पाया जाता है। कोआला बियर्स इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू यूकलिप्टस लीव। तो ये जो कोआला है ये यूकलिप्टस के ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। तो कोआला बियर जो है ना, ये ओनली रिस्ट्रिक्ट होता है यूकलिप्टस, ये डिपेंड करता है यूकलिप्टस के ऊपर, सफ़ेदे के पौधे के ऊपर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा, एड्रीनल ग्लैंड इज सिचुएटेड रहता है पैक्स ऑफ ईच। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाए जा रहे हैं, हमारा सेकंड एमसीक्यूज ही एड्रीनल ग्लैंड से आया है। तो एड्रीनल ग्लैंड इज सिचुएटेड एट द एपेक्स ऑफ, चोटी, किसकी चोटी, किडनी की चोटी। एड्रीनल ग्लैंड जो पाए जाते हैं किडनी की एपेक्स के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास चार्ली ऑप्शन में किडनी मौजूद है, तो यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड नॉर्मली वर्क करें तो उनका साइज़ इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ डिफेक्ट आ जाए तो यहाँ पे क्या होता है, ये इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं साइज़ में, और इसको हम कहते हैं गोइटर। ये गोइटर डिजीज़ है, जब थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर एंड लाइट आर द टाइप्स ऑफ विच टाइप ऑफ बैरियर्स। बैरियर्स किस लिए हैं, ये हर्डल्स का नाम हमने किस लिए दिया है, ये एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन की हर्डल्स हैं कि हर जगह हर तरह के एनिमल्स नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिज़िकल बैरियर हो सकते हैं, बायोलॉजिकल, जियोग्राफिकल हो सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट किस तरह के हैं, वो क्लाइमेटिक बैरियर हैं। जैसे अगर आप हिली एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर कुछ और होगा, आप प्लेन एरिया की तरफ आएँ तो टेम्परेचर कुछ और होगा। जो एनिमल्स हिली एरियाज़ के अडेप्टेड हैं वो प्लेन एरिया के अंदर आके नहीं रह सकते, क्योंकि वो वहाँ पे अडेप्टेड नहीं थे, उनकी बॉडी अडेप्टेड नहीं थी। तो ये क्लाइमेटिक बैरियर हैं, ये क्लाइमेटिक बैरियर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स के लिए, कि एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हुई हुई है, किन किन रीजन्स में किस किस बैरियर के अकॉर्डिंग हुई हुई है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस इन्वायरमेंट के अंदर खुद को सर्वाइव करवा सकता है और किस में नहीं करवा सकता। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा जो है, एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इन विच बोथ गेट बेनिफिटेड, जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। पैरासाइटिज्म में एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान, कॉमनसेलिज्म में एक को फ़ायदा दूसरे को ना नुकसान ना फ़ायदा। सिम्बायोसिस बच गया हमारे पास। सिम्बायोसिस में ऐसा होता है कि दोनों ही जो पार्टनर होते हैं, दोनों ही स्पीशीज़ होती हैं, इनको फ़ायदा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा जो है वो स्क्रीन पे है। द कंडीशन इन विच शुगर इज़ फाउंड इन यूरिन इज़ ग्लाइकोसोरिया। ग्लाइकोसोरिया के अंदर क्या होता है, इसमें जो एबनॉर्मल एक्सक्रीशन होती है ना ग्लूकोज की, वो सेल के अंदर नहीं जा सकती, ज़्यादा ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाती, वो एबनॉर्मली क्या होता है, सक्रीट होने लग जाती है यूरिन के अंदर। और जब यूरिन के अंदर शुगर का लेवल हाई होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये ग्लाइकोसोरिया है, ग्लाइकोसोरिया की कंडीशन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो अल्फ़ा ऑप्शन बनेगा। जब ज़्यादा ग्लूकोज जो होती है, ज़्यादा शुगर जो होती है, वो यूरिन के अंदर चली जाती है। द इंटरवल बिटवीन ईच माइटोटिक फेज इज़ कॉल्ड इंटरफेज। इंटरफेज, फेज़ तो कॉमनली माइटोटिक फेज से लिया गया है, दो के दरमियान की अगर बात करें तो इंटर का मतलब बिटवीन होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा इंटरफेज। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इज़ एन एनिमल इन एन एनिमल इज़ कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, वो बॉडी के सेगमेंट्स बने होते हैं उनके ना, अगर देखा जाए तो सेगमेंटेशन होती है उनकी बॉडी के अंदर लाइक दिस। अगर टेपवर्म, अर्थवर्म की बात करें तो उनके अंदर की बॉडी जो होती है ना वो सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स बने होते हैं डिफरेंट। और इसको अगर हम सेगमेंटेड बॉडी को कहें, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं मेटामरिज्म, की ये मेटामराइज बॉडी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा 59 एमसीक्यूज़ है। द कैरेक्टरिस्टिक लार्वल स्टेज ऑफ ब्रिटल स्टार। तो ब्रिटल स्टार्स का जो लार्वा होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ओफियोप्लेटिस उसको कहते हैं, उसका नाम होता है इस लार्वल स्टेज का। जो ब्रिटल स्टार का लार्वा होता है कुछ इस शेप का होता है और ओफियोप्लेटिस उसका नाम है। नेक्स्ट जो है, द कैरेक्टरिस्टिक लार्वा ऑफ लैम्प्रे इज़ कॉल्ड एमोसीड्स। एमोसीड्स जो है वो कुछ इस तरह दिखाई देता है, एमोसीड्स लार्वा होता है लैम्प्रे का। नेक्स्ट
प्राइमरी जर्म लेयर दैट गिव राइज टू डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इनसाइड द बॉडी पाया जाता है तो इनर लेयर होगी जिससे वो राइज होता है, और एंडोडर्म जो होती है वो इनर लेयर होती है। हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा जो है, ऑल पॉपुलेशन इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन नहीं बन सकता क्योंकि ऑल पॉपुलेशन उसने पूछा हुआ है। कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं। पिक्चर के अंदर देखें तो हमें बर्ड्स भी नज़र आते हैं, स्पैरो नज़र आती है, बटरफ्लाई है, डियर है और प्लांट्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक कम्युनिटी को डेवलप करती हैं। तो बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। द प्रोटेक्टिव पाउच दैट प्रोटेक्ट्स द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल इज़ कॉल्ड मार्सुपियम। मार्सुपियल एनिमल्स होते हैं और इनकी जो मेमरी ग्लैंड को प्रोटेक्ट कर रहा होता है पाउच, उसको मार्सुपियम कहते हैं। दोनों वर्ड जो हैं वो रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ और सेम भी हैं, मार्सुपियम। नेक्स्ट, द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट एंड अदर इज़ नॉट हार्म एट ऑल इज़ कॉमनसेलिज्म, क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान, वो ऐसे न्यूट्रल अनअफेक्टेड रहता है। नेक्स्ट हमारा जो है, सोशल बिहेवियर इज़ हाईली डेवलप इन इंसेक्ट ऑफ क्लास हिम्नोप्टेरा। अगर इसकी ऑर्डर की बात करें ना तो हिम्नोप्टेरा एक ऐसा ऑर्डर है जिसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। इसके अंदर आंट्स आती हैं, बी आती है, वेस्प आती है। इस ऑर्डर के अंदर हिम्नोप्टेरा के अंदर ये जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, इनके अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी, इनका सोशल बिहेवियर हाईली डेवलप है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया, क्रीटाइन, क्रीटिनिन आर प्रोड्यूस्ड इन दिस ऑर्गन ऑफ फिशेस। तो नाइट्रोजनस वेस्ट के डिस्पोजल में, उसकी प्रोडक्शन में जो मेजर रोल होता है वो किडनीज का होता है। तो ये यूरिया, क्रीटाइन, क्रीटिनिन सारे नाइट्रोजनस वेस्ट की टाइप्स ही हैं, तो ये सारे वेस्ट हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये फ़िश की अगर बॉडी की बात की जाए तो किडनीज जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इनकी प्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट, इन मेरीन इकोसिस्टम द रीजन विच एक्सटेंड फ्रॉम स्प्लैश जोन टू लो टाइड्स। दो टाइड्स की बात कर रहे हैं, स्प्लैश जोन से लो टाइड्स, तो इंटर टाइडल जोन कह देंगे इसको, इंटर टाइडल रीजन कह देंगे इसको। तो क्योंकि इंटर का मतलब बिटवीन होता है, किसी दो के कंपैरिजन के दरमियान में अगर हम बात कर रहे हो तो इंटर टाइडल जो है वो रीजन होगा स्प्लैश जोन से लो टाइड्स की तरफ अगर आएँ तो। नेक्स्ट है, द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ एनीलिड्स आर, यूरिया भी होता है और अमोनिया भी होता है। ए और सी ऑप्शन जो है वो हमारे सही हैं और डेल्टा में हमें दोनों ही एक साथ मिल गए हैं, अमोनिया एंड यूरिया। तो हमारा डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। मलेरिया इज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, वायरस की वजह से भी नहीं होता, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट, व्हेन सॉलिड पार्टिकल इज़ इंजेस्टेड बाय द सेल द फिनोमेना इज़ कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो जब हम किसी सॉलिड पार्टिकल को इंजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये फैगोसाइटोसिस है। और अगर किसी लिक्विड पार्टिकल को बॉडी के अंदर लेके जाएंगे तो हम कहेंगे कि वो पिनोसाइटोसिस है। तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट में है सॉलिड पार्टिकल, तो सॉलिड पार्टिकल के लिए हम फैगोसाइटोसिस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटामॉर्फोसिस इज़ इंडिविजुअल इंक्लूड लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। यहाँ पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की पिक्चर है जिसमें सबसे पहले एग होता है, देन लार्वा होता है, देन प्यूपा होता है और लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे होता है एडल्ट। तो ये एडल्ट हमसे एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा गया था, ये रिक्वायरमेंट थी एमसीक्यूज़ की और ऑप्शन अल्फ़ा के अंदर ही राइट आंसर था एडल्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारा जो है उसमें हमसे ये पूछा गया है, फार्मिंग ऑफ हनी बीज, जो नेचुरल बी कीपिंग होता है या फिर फार्मिंग करना होता है हनी बी को, इसको एपी कल्चर कहते हैं। एपी कल्चर ऐसा होता है कि बी की आपने फार्मिंग करनी है, वहाँ से हनी बनवाना है, तो बी कीपिंग जो होती है वो एपी कल्चर कहलाती है। नेक्स्ट है, व्हेन द लार्वा इज़ मोर डेवलप्ड देन एडल्ट द कंडीशन इज़ नाउन एज प्रोग्रेसिव लार्वा। प्रोग्रेसिव लार्वा कोई भी चीज़ है जो एडवांस हो रही है, जो मोर डेवलप हो रही है, तो प्रोग्रेस के अंदर जा रही है, तो इस लार्वा को भी जो एडल्ट से एडवांस हो रहा है या मोर डेवलप हो रहा है तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव लार्वा। नेक्स्ट, मोस्ट क्रस्टेशियन क्रस्टेशियंस बिलोंग टू ऑर्डर। बहुत सारे ऑर्डर हैं क्रस्टेशियंस के, वो सारे क्रस्टेशियंस जो ट्रस्टियल हैं वो सारे आइसोपोडा के अंदर होते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट है, क्लीवेज दैट अकर्स अराउंड द टॉप ऑफ द यॉक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग कंप्लीट एग इज कॉल्ड।
तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज वो होती है जो जिसमें क्लीवेज फ्रोज बनती हैं लेकिन एग को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया जाता, मतलब यॉक के ऊपर वाली साइड पे क्लीवेज होती हैं लेकिन वो नीचे यॉक के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती, उसमें सेल जो एग जो होता है ना वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता दो के दरमियान। ऐसी क्लीवेज जो मतलब कम्प्लीटली अंदर इन्विजिनेट नहीं करती, इसको हम कहते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है इसके अंदर मीरोब्लास्टिक का ऑप्शन मौजूद है। नेक्स्ट जो है द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द इंसेक्ट इज़ यूरिक एसिड, क्योंकि इंसेक्ट की बॉडी जो है वो छोटी होती है तो ये अपने अंदर वाटर को रिटेन भी कम रख सकते हैं। यूरिया जो है उसके लिए 50 ml वाटर चाहिए होता है 1 ग्राम को रिलीज़ करने के लिए बॉडी से। अमोनिया जो है ये इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, इसके लिए 500 ml वाटर चाहिए होता है। यूरिक एसिड जो है इसके अगर 1 ग्राम को अगर रिलीज़ करना है तो 1 ml ही वाटर चाहिए होता है। तो इंसेक्ट्स जो हैं वाटर की अवेलेबिलिटी के बिहाफ पे इनको डिवाइड किया गया है, नेचुरली तौर पे इनके अंदर यूरिक एसिड बनता है और यूरिक एसिड ही इनका नाइट्रोजनस वेस्ट होता है इंसेक्ट का। रेड कलर ऑफ ब्लड इज़ ड्यू टू नन अदर देन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जहाँ पे मौजूद होती है वहाँ पे रेड कलर होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होती है तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही रेड कलर आता है ब्लड का। नेक्स्ट है हमारा द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट फॉरेन पार्टिकल्स एंड देयर टॉक्सिन्स इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। हमारी बॉडी के अंदर एक एक्सीलेंट इम्यून सिस्टम काम करता है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल बाहर से जाता है एंटीजन की फॉर्म में तो हमारी बॉडी उसको फ़ौरन डिटेक्ट करती है, उसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट करती है, उसकी टॉक्सिन्स के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करती है और हमें डिज़ीज़ के अगेंस्ट डिफेंड करती है। इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ये। रीजन विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स एंड टंग आर, ज़ुबान के ऊपर सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। उसके बाद हमारी फिंगर प्रिंट्स हैं, अगर हम किसी बॉडी को टच करें या फिर हमारे हैंड्स के साथ कोई चीज़ टच करें तो हमें फ़ौरन सेंसरी जो रिसेप्टर हैं मैसेज देते हैं कि कोई चीज़ टच हुई। अब ये फिंगर टिप्स के ऊपर भी ग्रेटर जो होते हैं वो सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। द फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ इज़ रिटन बाय, पहले MCQs में हमसे ये पूछा गया था कि कब लिखी गई थी, तो हमने ये बताया कि 1859 के अंदर लिखी गई थी। अब ये पूछ रहे हैं कि किसने लिखी थी, तो चार्ल्स डार्विन ने ये बुक लिखी थी 24 नवंबर 1859 के अंदर। लिनियन सोसाइटी लंदन में उसने इसका फर्स्ट एडिशन जो था वो पब्लिश करवाया था। नेक्स्ट हमारा है नाइट ब्लाइंडनेस इज़ अ डिजीज़ कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर तो हमारा विजन का प्रॉब्लम आता है। तो विजन में क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात को नज़र नहीं आता। तो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो काज करती है नाइट ब्लाइंडनेस को। द मोस्ट बर्ड्स हैव लार्ज कील फॉर द अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स कॉल्ड स्टर्नम। ये जो कील है इसको दूसरा नाम स्टर्नम का भी दिया जाता है, दिस वन हियर लाइज दिस वन। तो ये जो स्टर्नम है, ये जो कील है, ये जो है काफ़ी मजबूत है, इसके साथ जो फ्लाइट मसल्स हैं वो अटैच होते हैं। अभी ड्यूरिंग फ्लाइट जो होता है वो विंग्स के ऊपर प्रेशर भी होता है, तो ये जो स्टर्नम है ना ये लार्ज होती है, इसके साथ फ्लाइट मसल्स अटैच होते हैं, इसको कील भी कहते हैं, इसको स्टर्नम भी कहते हैं। नेक्स्ट MCQs हमारा जो है बर्ड्स हैव थॉट टू बी डिसेंडेड फ्रॉम एंशिएंट रेप्टाइल्स नाउन एज आर्चियोसॉर्स। अगर हम देखते हैं आर्चियोसॉर से आगे ही जाके बर्ड्स ओरिजिनेट हुए हैं, डिसेंडेड हुए हैं, तो हम ये कहेंगे कि जैसे रेप्टाइल से जो बर्ड्स की एवोल्यूशन हुई है वो आर्चियोसॉर से स्टार्ट हुई है। ये अगर आप पिक्चर के अंदर देख सकें तो आर्चियोसॉर से अगर देखते जाएं तो ये ट्री जो है वो डिसेंड होता हुआ बर्ड्स तक पहुंचा है। हमारा 90 MCQs है प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ इक्वेटिक गैस्ट्रोपोड। क्योंकि वर्ड जो है इक्वेटिक का यूज़ कर दिया गया है तो यहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो होगी ना वो एक्सेस में होगी, तो जहाँ पे एक्सेस में वाटर होता है वहाँ पे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है नेचुरली तौर पे अमोनिया रखा हुआ है। क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि 500 ml जो होता है वो वाटर चाहिए होता है 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से रिलीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे जो एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड हैं वो अमोनिया को बॉडी से रिलीज़ करेंगे एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा जो MCQs है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डार्विन्स थ्योरी इज़ इनहेरिटेड वेरिएशंस अराइजन बाय वेरिएशंस, कि अगर वेरिएशंस आ जाती हैं किसी पॉपुलेशन के अंदर तो वो जो होती हैं वो आगे इनहेरिटेंस के अंदर भी चली जाती हैं, 1 जनरेशन टू अनदर सक्सेसिव जनरेशन। तो हमारा फर्स्ट MCQs जो है वो राइट ऑप्शन है यहाँ पे। लास्ट MCQs हमारा द प्रोटीन दैट अकामुलेट टू फॉर्म क्लॉज हूव्स एंड नेल्स इज़
केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन्स हेयर्स के अंदर होती है, नेल्स के अंदर होती है, हूव्स एंड क्लॉज के अंदर होती है। ये हमारा लास्ट ऑप्शन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। MK प्रिपरेशंस की टीम और मैं हमेशा आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ गो रहेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।